सभी बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और जो ये प्रश्न करवा रहे थे ये 83 नंबर कह रहा है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। अब देखिए ये दिया है कैप्सिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैप्सिन जो लिखा है ये तो मिर्चा का तीता होने का कारण होता है। जेंथोफिल येलो कलर का कारण होता है और टमाटर में लाल होने का कारण लाइकोपीन है। तो ये लाइकोपीन जो है ये बी नंबर सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई सवाल नहीं, ये इसमें से बी नंबर सही होगा आपका। ये 84 नंबर में पपीते में पीले रंग का कारण है। ये दिया है पेपेन, लाइकोपीन, ये कैरोजेंथिन और ये है कैरोटीन। पपीते में दो चीज़ होता है, एक कैरोटीन के कारण उनका जो सिस्टम होता है वो पीला होता है तो वो कैरो हो जाता है। जेंथिन कैरोटीन के कारण उनका रंग जो होता है वो पीला क्या, वो कुछ समय बाद जो है वो नारंगी कलर में आ जाता है। और उसमें जो पीलापन रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। तो ये दोनों मिला कर दे दिया है कैरिका जेंथिन, माने कैरोटीन और जेंथिन दोनों मिला रहता है। क्योंकि पपीता जो पीला होता है, पीले के साथ रेड कलर में भी रहता है। ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा पीलापन लिए हो रहता है, फिर अंदर रेड कलर में आता है। कुछ नहीं तो अगर पपीता छीले नहीं है तो ऊपर का छिलका ही पीला लगता है उसका, और उसका छिलका का कुछ हिस्सा अंदर भी थोड़ा बहुत रहता है हल्का सा, इसलिए पीला और लाल दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसका उत्तर सी नंबर होता है कैरिकोजेंथिन, ये सी नंबर सही होगा इसका। यह है खमीर एक उदाहरण है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। खमीर जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड, तो ब्रेड जो बनता है वह एक फंजाई होती है सैकेरोमाइस, और सैकेरोमाइस जो फंजाई होती है उसी से बनता है। और सैकेरोमाइस और कुछ नहीं है, वो कवक है। क्या है? कवक है। तो कह रहा है खमीर एक उदाहरण है, तो ये कवक का होगा। इसमें शैवाल, जीवाणु और विषाणु ये तीनों नहीं होगा। ये 86 नंबर है, कह रहा है ईस्ट और मशरूम है, ये दोनों क्या हैं? शैवाल नहीं, शैवाल में तो ये ईस्ट मशरूम दोनों नहीं आते। नग्न बीजी, विकृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, इसमें भी नहीं आता है। इस शैवाल जिनकी शरीर जो है में इसमें क्लोरोफिल होता है, भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में क्लोरोफिल होता नहीं है। नग्न बीजी है ये, जिसका बीज खुला हो तो ये बीज का कोई इसमें सवाल ही नहीं। फफूदी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत ईस्ट और मशरूम दोनों आते हैं, ये कवक होते हैं दोनों, तो ये फंजाई होते हैं। और गांठेदार जड़ें ये तो गलत होती है, ये तो गांठेदार जड़ें जो होती हैं ये दलहनी फसलों की जड़ों में मिलती हैं। तो ईस्ट और मशरूम आपका फफूदी है, सी नंबर सही होगा इसमें, सी नंबर। ये आगे है आगे आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कपास का प्रमुख घटक है ये प्रोटीन, बसी अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरॉल। कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का जो फॉर्मेशन होता है वह एक कार्बोहाइड्रेट से होता है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या है? तो अगर देखा जाए तो ये ग्लिसरॉल वसा युक्त पदार्थ है, ये भी वसा अम्ल है। अब प्रोटीन होता है, ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपका कपास जो होता है ये क्या है? तो ये सेलुलोज होता है। ये उत्तर होगा सी नंबर आपका। अब देखिए
ये नंबर है 89 नंबर। कहता है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। कहता है लाइकेन किसके बने होते हैं, कहने का अर्थ ये लाइकेन चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं और वह कवक और शैवाल से बनते हैं। इनकी शरीर थैलस के आकार की होती हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज का अभाव होता है। तो कवक और शैवाल उत्तर होगा इनका। तो देख लीजिए, इसमें कवक और जीवाणु है, गलत है। कवक और ब्रायोफाइटा है, भी गलत है शैवाल और जीवाणु है, ये भी गलत है। और कवक और शैवाल से ये बनता है लाइकेन। तो ये उत्तर होगा बी नंबर सही आपका। यह है हीरोइन प्राप्त होती हैं भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। हीरोइन एक मादक द्रव्य है और जो अफीम के पौधे होते हैं उस अफीम के पौधे का जो कच्चा फल होता है उससे अफीम निकाला जाता है और उसी अफीम जो होती है अफीम को सुखा करके और उससे जो है लोग उस सिगरेट टाइप एक बनाते हैं मादक द्रव्य, उसको हीरोइन कहते हैं। तो उसको पीते हैं लोग। तो इसका जो उत्पादन होता है अफीम पोस्ता से होता है, अफीम के पोस्ता से। ये आगे चलिए, कह रहा है मार्फिन किसे प्राप्त होता है। ऐसा है कि जो अफीम होता है, अफीम का जो कच्चा फल होता है उसमें एक एल्केलाइड पाया जाता है और उस एल्केलाइड का नाम है मार्फिन। और मार्फिन अफीम के कच्चे फल से प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ फूल है, पत्ती है, फल है, तना है। तो फूल होगा नहीं, पत्ती भी नहीं होगी, तना नहीं होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, फल होगा। 92 नंबर में कह रहा है अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके हुए फल के लेटेक्स से, पके हुए फल के लेटेक्स से। तो अभी आपको बताए कि अफीम जो कच्चा फल होता है उसी के दूध से चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है और उसी दूध से अफीम निकाले जाते हैं। तब बिना पका हुआ फल कच्चा फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा सी नंबर। इस तरह से है अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन, हीरोइन, एट्रोविन, क्वेनिन। ये अफीम का जो मुख्य अवयव है वो होता है मार्फिन। मार्फिन नामक एल्केलाइड होता है, इसी के बाद हीरोइन बनता है। इसलिए अगर ये नहीं रहता, दूसरा कोई इसमें विकल्प रहता, तब हीरोइन पर टिक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये है तो ये गलत होगा, ये सही ए नंबर होगा इसमें। आगे प्रश्न क्या है, कह रहा है अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। ए अम्बिलिका ओफिसिनैलिस, पापावर सोमनिफेरम, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, सिनकोना स्पीसीज। 4 नाम दिया है। अम्बिलिका जो होता है वो जो आपका जो आंवला होता है, आंवला, उनका ये बोटेनिकल नेम है। ये रावोल्फिया सर्पेंटाइना एक पौधा होता है और जिससे उच्च रक्तचाप की दवा बनती है, उसका नाम है। सिनकोना एक पौधा होता है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। अब पापावर सोमनिफेरम पौधा जो होता है वही अफीम का वनस्पतिक नाम है। तो पापावर सोमनिफेरम पौधे से ही अफीम निकाला जाता है। तो उत्तर होगा इसमें बी नंबर। यह है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। जनरली आप जान लीजिए कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। तो उसके अलावा जो डीएनए होता है वही पूछ रहा है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है, ये है तारक केंद्र, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर होगा डी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है
ये बी नंबर जो दिया हुआ है 46 होती हैं, तो ये उत्तर नंबर होगा बी नंबर। इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। कह रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। मानव के एक कोशिका में, एक कोशिका के अंदर हैं और उसके केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 46 होते हैं, जोड़े में कर देंगे तो कितना होगा? 23। तो इसमें उत्तर नंबर सी होगा। ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। 1198 नंबर, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में, जो जीव में आकस्मिक लक्षण चेंज होता है या धीरे धीरे भी चेंज होता है, उसको वेरिएशन कहते हैं, विविधता। और वेरिएशन का कारण अनुकूलन नहीं होगा। अनुकूलन के दौरान प्रत्येक प्राणी जो होते हैं अपने वातावरण में ढल करके अपने शरीर को चलाते हैं। सहभागिता का अर्थ होता है जिसमें दो जीव साथ में रहते हैं। अच्छा, आई विविधता की, जीवों में विविधता का कारण पूछ रहा है। बहुगुणिता और बहुगुणसूत्रता, जिसमें एक से अधिक गुणसूत्र हो। तो ये तो हम ये जो काम करते हैं वैज्ञानिक तौर पर करते हैं, तो ये इसमें कृत्रिम हस्तक्षेप होता है, उसके कारण इधर उधर हो सकता है, वो भी जीव जीवित नहीं रह पाते हैं अगर विभिन्नताएं उत्पन्न करेंगे तो। लेकिन अपने मन से जो चीज़ें, जो जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती हैं, वो होता है उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण। तो इसमें 98 में उत्तर होगा सी नंबर, म्यूटेशन के कारण होता है ये। कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्त, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। हम आपको पढ़ाए हैं हमेशा केवल जंतुओं की कोशिकाओं में, केवल पौधों की कोशिकाओं में। जंतु और वनस्पति की दोनों का कंपैरिजन कर दिया जाए तो ये दोनों में मिलता है, ये भी दोनों में मिलता है, ये भी दोनों में मिलता है, ये नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, कोशिका भित्त। ये दोनों को भिन्न करती हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्त, ये तो नहीं होती है, पहले ही बात है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से कोई नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। ये आपका उत्तर होता है ए नंबर। इसका उत्तर होता है ए नंबर। ये जो है 101 नंबर, जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्त, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। जो कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स ऊर्जा देने का काम करते हैं वही पावर हाउस में के आते हैं। इसको देखा जाए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करती है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। 102 नंबर कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती हैं प्रोटीन की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट की, दोनों की। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती हैं, कोशिका के बाहर वाली जो झिल्ली होती है, वो फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। यानी ए और बी दोनों नंबर सही होगा। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, दोनों ए और बी, ये सही होगा। 103 नंबर कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग में से किस
की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःपरदीय जालिका और राइबोसोम, गाल्जी बॉडी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से देखा जाए तो प्रोटीन के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, उसी का विशेष योगदान होता है। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो अगर इस तरह से जनरली देख लिया जाए तो राइबोसोम का नाम केवल बी वाले में है और किसी में है नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका। 104 नंबर में हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। अधिकतम ये श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के अंदर कुछ चक्र चलते हैं और कुछ सिस्टम चलते हैं, उसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा जो एटीपी का निर्माण होने के एक ग्लाइकोलिसिस होता है, एक क्रेब चक्र होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, अंतिम श्वास श्रृंखला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ग्लूकोज का अपघटन ग्लाइकोलाइसिस में होता है, क्रेब चक्र में, और जल का अपघटन। तो इस सब से अगर देखा जाए इस तंत्र में कह रहा है अधिकतम एटीपी, तो ये होगा क्रेब चक्र में, इसमें सबसे अधिक होता है। कुल 38 एटीपी बनता है और 38 में से 24 एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है ये क्रेब चक्र के द्वारा होता है। तो इसका नंबर बी नंबर सही होगा इसका। 105 नंबर है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस और मार्विन। कह रहे वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? केवल आनुवंशिकी विज्ञान का जनक की बात कहा जाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन आधुनिक की बात किया जाए तो सही पूछिए तो नाम तो बेटसन का आता है, लेकिन टीएच मॉर्गन और थॉमस का भी नाम इसमें आता है। तो ये उत्तर होगा आपका डी नंबर सही। ये 106 नंबर है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं ये राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम्स द्वारा, प्लाज्मा द्वारा और फिर लाइसोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण डीएनए ले जाती है, और डीएनए किस में होती है? तो डीएनए क्रोमोसोम्स में होती है। तो क्रोमोसोम्स में डीएनए होती है, डीएनए आनुवंशिक लक्षण को माता पिता से पहुंचाती हैं। तो इसमें सीधे ये निकल गया गलत, ये भी निकल गया गलत, ये भी आज सही होगा ये क्रोमोसोम्स। कह रहा है जीन है, डीएनए का एक भाग होता है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग होता है, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग होता है, उपयुक्त सभी का। ऐसा नहीं, जीन जो होता है डीएनए का केवल खंड होता है। डीएनए का ऐसा खंड जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उन खंडों को जीन कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें एक ये नंबर सही होगा आपका, डीएनए का एक खंड होता है, भाग होता है। 108 नंबर में कह रहा है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए, गुणसूत्र, डीएनए, जीन और केंद्रक। अगर आनुवंशिकता की इकाई पूछता है तो एक बड़ी इकाई एक छोटी इकाई दो होती है। तो बड़ी इकाई होगी तो उसका नाम डीएनए होगा, और छोटी इकाई होगी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी तो उसका नाम जीन होगा। डीएनए पर ही ये जीन होते हैं, डीएनए पर जीन होते हैं। तो डीएनए आनुवंशिकता की बड़ी इकाई कहलाती है, ये कहलाती है छोटी इकाई। लेकिन सही पूछिए तो माता पिता से लक्षणों को संतानों में पहुंचाने की जिम्मेदारी ये सी नंबर जीन की होती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर जी हो जाएगा। ये कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? एंजाइम नहीं कर सकती, आरएनए भी नहीं करता, हार्मोन भी नहीं कर पाता, इसमें डीएनए ही करता है। डीएनए कोशिका का डायरेक्टर होता है और यह आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है, नियंत्रण डीएनए द्वारा। तो उत्तर होगा डी इसमें। ये कह रहा है डीएनए में मौजूद शर्करा होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। देखिए, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस नहीं होता है, ये डीऑक्सीराइबोज होता है। यह एक पेंटोज शर्करा होती हैं, 5 कार्बन परमाणु वाली, यही डीएनए में मिलती है।
इसका उत्तर सी नंबर होगा आपका। कह रहा है डीएनए की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहेंसन ने, हरिगोबिंद खुराना ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। डीएनए की खोज का श्रेय जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को किया जाता है। ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। यही डीएनए की खोज किया था और इन्होंने कहा कि डीएनए एक द्विसूत्री मॉडल है। जैसे ये उत्तर है, जिसे 112 में आ गया, डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने द्वारा दी गई थी? बस यही लोग बताए थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ने। तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इसका बी नंबर सही होगा। यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके है। तो ये डबल हेलिक्स संरचना वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। कह रहा है राइबोजाइम्स होती हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इसमें से कोई नहीं। राइबोजाइम होती है। जब जीव की उत्पत्ति हुआ तो समस्या ही आ गई कि पहले आरएनए बना कि पहले प्रोटीन बना है। तब वैज्ञानिक जब समीक्षा करने लगे तो समीक्षा करके यही बताए कि आरएनए में एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है जिसको राइबोजाइम कहा जाता है। आरएनए के साथ यही आरएनए बना तो उसके साथ जो है इनकी क्षमता एंजाइम बनाने की हो गई और फिर एंजाइम एक प्रोटीनस पदार्थ हो गया। तो पहले ये आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एंजाइम और प्रोटीन बने थे। यह जीव की उत्पत्ति का सवाल है, उसी में का ये सवाल है। राइबोजाइम नाम उसी में आता है। ये 114 नंबर कहता है निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है? राइजोबियम, नील, हरित शैवाल, एजोला और उपयुक्त में से कोई नहीं। जैव उर्वरक के रूप में कौन प्रयोग होता है? तो देखिए राइजोबियम भी होता है, एजोला भी होता है, कीचड़ में मिलता है, और राइजोबियम चने की जड़ों में मिलता है, और नील हरित शैवाल धान के खेतों में जिसको काई कहते हैं वो होता है। तो ये सभी जो है सभी जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो ये उत्तर इसमें का डी सही होगा। इसको क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं? नोस्टाक, एनाबिना, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा। ये सहजीवी है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजेटोबैक्टर ये स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया होती है, ये भी करती है। ये नाबिना यह नील हरित शैवाल है, ये भी करता है। ये नहीं करता है ये। तो उत्तर हो जाएगा इसमें का डी। 115 का उत्तर डी हो जाएगा। कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। तो इसमें जो दलहनी फसल होती है उन्हीं के जड़ में बैक्टीरिया होती हैं जो नाइट्रोजन का जीवाणु होती हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उत्तर नंबर इसमें बच्चे ए नंबर होगा इसका। ये गलत है तीनों। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। जैव उर्वरक का स्रोत है। ईस्ट नहीं होता है, ये कवक है। क्लोरेला भी नहीं होता है, एक कवक है। मोल्ड एक कवक है लेकिन ये भी नहीं करता है। इसमें एजोला होगा जैव उर्वरक का स्रोत। इसी से खाद बनाई जाती है। 118 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है? यूरिया, 2,4-D, स्टेप्टोसाइक्लिन, एजोला। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर होगा डी नंबर। तो ये उत्तर इसका ये होगा, जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यहीं से है और कोई नहीं है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल और जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं किस फसल में? गेहूं में, चना में, धान में, सरसों में।
नीलहरी शैवाल जो है धान के खेतों में होते हैं। ये उत्तर हो जाएगा सी। आप इसको काई के नाम से जाना जाता है, उत्तर होगा इसमें सी। कह रहा है एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला का देखिए, एजोला पौधा जो होता है उसमें नीलहरी शैवाल रहते हैं और वही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। वही चीज पूछ रहा है सहचारी कौन है, तो उत्तर आपको इसका नंबर होगा ए नंबर। एजोला पौधा का संबंध इनसे है, इनसे तीनों से नहीं। 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। रासायनो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये देखिए विषाणु नहीं होते, प्रोटोजोआ नहीं होते, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका बात ही नहीं। ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये कहला जाता है नीलहरी शैवाल को। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में ए नंबर सही होगा, ये वाला साइनोबैक्टीरिया प्रयोग होते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं। चना है सहायक, मटर भी सहायक है, सेम भी है, धान नहीं, सहायक नहीं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, लेकिन सेम, मटर और चना ये दलहनी फसल नहीं करते। तो कह रहा है कि नहीं है, तो उत्तर होगा डी नंबर। ये कह रहा है 123 नंबर में 2,4-D क्या है। एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, एक खरपतवार। 2,4-D हम लोग यूज करते हैं धान के खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। यह एक रासायनिकता है, तो ये डी नंबर होगा, एक खरपतवार नाशी है। 124 नंबर में कह रहा है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। मानव शरीर में या पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज्यादा जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन है। और मानव शरीर में अगर इसका आर्डर देखा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, तब हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन होता है। इस तरह से इनका कंडीशन होता है मानव शरीर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है वयस्क मानव में होता है 104 हड्डियां, 106 हड्डियां, 208 हड्डियां, 210 हड्डियां। तो एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, और मानव का जब जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 300 या 270 रहती है, बाद में जुड़ करके 206 हो जाती। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 126 नंबर में कह रहा है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 20 वर्ष की आयु पर, तो कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, समझ रहे हैं। तो लगभग 100 होती नहीं है, इसकी बात ही खत्म है। 300 होती नहीं है, ये भी खत्म है। 300 होगी, लेकिन नवजात शिशु में कहेगा तब वो कह रहा है 20 वर्ष की आयु पर, माने वयस्क हो गया है। 200 होगी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये डी नंबर सही हो जाएगा। 127 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कर्ण में पाई जाती है, और इसका नाम स्टैपीज है। स्टैपीज, तो ये उत्तर आपका 127 में हो जाएगा स्टैपीज। स्टैपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो मध्य कर्ण में होती हैं, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती हैं जो जांघ में होती हैं, पैर में होती हैं। तो इस तरह से है। इंकस मेलियस ये भी है, हड्डी कान की ही है,
लेकिन सबसे छोटी ये। तो इस तरह से जो है, ये आगे क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां अस्थियां होती हैं? ये जो खोपड़ी होती है यहां से, इसमें कुल 28 हड्डी होती है खोपड़ी में। तो मानव के खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां इसके इर्द गर्दन के बाद ये होती हैं। इसमें उत्तर आपका हो जाएगा 28 हड्डियां। 30 नहीं, 32 नहीं, 40 भी नहीं होगा, ये गलत है तीनों। ये तो जो होती हैं सो होती हैं, इसमें और कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, बस काउंटिंग होनी चाहिए कितनी हड्डियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। हड्डी का निर्माण कैल्शियम और फास्फेट से होता है, फास्फोरस से होता है। तो सर्वाधिक अगर मात्रा में होगा तो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है, कार्बोनेट, क्लोराइड ये सब नहीं होता। तो उत्तर नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका। कह रहा है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि, अब ये सुझाव दे रहा है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचार नहीं होता। ये तो बात सही है कह रहा है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा होता है, ये तो गलत है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, नहीं ये भी गलत है, कैरोटीन के बने होते हैं, और इसमें से कोई नहीं। ये उत्तर ए नंबर वाला सही दिखता है। इसमें उत्तर होगा ए नंबर का आपका सही। 131 में कह रहा है अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? दांत और हड्डियां किसकी बनी होती है? तो दांत हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो इसमें कैल्शियम फास्फोरस ढूंढिए। इसमें सोडियम दिया है, गलत हो जाएगा। लौह दिया है, भी गलत हो जाएगा। सोडियम दिया है, भी गलत हो जाएगा। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस, तो उत्तर आपका डी नंबर इसका सही होगा। दांत और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, और इसमें कोई तर्क का सवाल ही नहीं। 132 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? अच्छा, मैंने पहले आदमी जन्म लेता है तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ दांत होते हैं उनकी संख्या कुल 20 होती है। ये दूध का दांत कहलाते हैं, समझ रहे हैं? यही टूट जाते हैं तो इनके स्थान पर दोबारा निकल जाता है। तो कह रहा है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो उत्तर होगा ये सी नंबर। ये सी नंबर, ये 2 बार निकलते हैं। 133 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंत, वल्क, डेंटिन और सीमेंट। डेंटिन नहीं होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों की ऊपरी परत होती है, उसको इनेमल कहते हैं। इनेमल की हिंदी होती है दंत वल्क, तो उत्तर होगा बी नंबर इसका सही। ये कह रहा है 134 में मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ये जो जबड़ा होता है ना, ये जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं मानव शरीर में। गर्दन में नहीं होगा, जांघ में नहीं होगा, हाथों में नहीं होगा। ये सबसे मजबूत मांसपेशियां इस जबड़े की होती, जिस जबड़े में दांत फिट रहता है, ये मांसपेशी सबसे मजबूत कहलाती है। ये मजबूत होती है। मानव में 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। ऊपरे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं, नीचे वाले में, और ये जबड़े में ये दांत लगा हुआ है, वही सबसे मजबूत मांसपेशी कहलाती है। ये जबड़े में होगा, उत्तर ए नंबर सही होगा इसका। कह रहा है लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशा और वसा। लार जो होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होती है, और वह स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। तो कुल मिला के स्टार्च का पाचन करते हैं, उत्तर होगा ए नंबर आपका।
136 नंबर का है एंजाइम एक है विटामिन, वायु उत्प्रेरक, बैक्टीरिया, वायरस। वायरस नहीं है, एंजाइम को वायरस कैसे कहेंगे? वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, विटामिन तो अलग होते हैं। एंजाइम एक उत्प्रेरक होता है और वायु उत्प्रेरक जीव की, जीव की जैविक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं, इसलिए उत्तर इसमें सी नंबर होगा आपका, सी नंबर। ये कह रहा है 137 में जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। रासायनिक क्रिया में चाहे तेज करे चाहे कम करे, वो एंजाइम करती है, न बैक्टीरिया करेगी, न डीएनए करेगा, न प्रोटीन करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम, सी नंबर सही होगा 137 का। यही चाहे घटाना हो क्रिया को चाहे बढ़ाना हो, इनका काम है एंजाइम का। इसका उत्तर होगा सी नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में होता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती हैं। ये अधिकतर इनका जो सिस्टम है वो आंतों में है। और श्लेष्मा एक म्यूकस पदार्थ होता है। ये तीनों उत्पादित यकृत का नहीं है। यकृत यूरिया का निर्माण करती है। एक चक्र चलता है आर्निथिन चक्र, उसी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है यूरिया का फॉर्मेशन, ये बी नंबर होगा उत्तर आपका। कह रहा है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। ये ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम है जो अमाशय में होता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। और टाइलिन एंजाइम जो होते हैं लार में होते हैं। आप पेप्सिन एंजाइम जो होती हैं, ये पेप्सिन एंजाइम ये अमाशय में होती हैं और ये ड्यूडेनम में होती हैं ट्रिप्सिन। लेकिन ये कह रहा है कि कौन एंजाइम नहीं है, तो ये होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है, तो उत्तर बी नंबर होगा इसका। 140 में कह रहा है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं यूरिएज, सल्फोनेट, ट्रिप्सिन और प्रोटीएज। प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन में अग्न्याशय में जो पाई जाती हैं ये ट्रिप्सिन जो लिखे हैं, ये अग्न्याशयी रस में मिलती हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, इसका नाम ट्रिप्सिन है। तो उत्तर नंबर सी नंबर होगा इसका सही उत्तर, 140 का सी नंबर। कह रहा है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदंत्र, क्षुद्रांत, पित्ताशय, अमाशय। पुंछ जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स का कनेक्शन बृहत बड़ी आंत में होता है। यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, यहां नहीं होता। उत्तर आपका ए नंबर सही होगा इसका। 142 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? लार की सहायता से कार्बोहाइड्रेट पचता है, स्टार्च पचता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका सवाल ही नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 143 में कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता रहता है। ये यकृत में होता है। ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यकृत में वो जा करके संचय हो जाता है और संचय के रूप में यकृत में वो काम होता है उसका। तो यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। उत्तर बी नंबर होगा इसका, उत्तर बी नंबर यकृत में। ये कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत है, अग्न्याशय है, औटू ग्रंथि है, अमाशय है। इसमें से कौन? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और दूसरे नंबर पर अग्न्याशय होता है। तो इसमें पहले नंबर पर यकृत है, इसलिए इसका उत्तर सही होगा ए नंबर यकृत। 145 में कह रहा है निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा में, अग्न्याशय में, अपेंडिक्स में, पित्ताशय में। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, लेकिन इसका निर्माण यकृत में होता है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन इसका संचय कह रहा है ना ये,
तो संचय आपको पित्ताशय में होता है। उत्तर होगा डी नंबर। 146 में कह रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। इसी को दोहराया है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, अभी आपको इसको बताए हैं, यकृत में होता है। और संचय किस में होता है? पित्ताशय में। ये दोनों प्रश्न एक ही से रिलेटेड है, ये भी है। 147 में कह रहा है सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए। टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन, ये 3 एंजाइम है, एक हार्मोन है। ये कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ये दे दिया है। टाइलिन लार में पाई जाती हैं, तो इसमें देखिए कहाँ दिया है, ये स्टार्च को पचाती हैं, तो ये लार में पाई जाते हैं, स्टार्च को पचाते हैं, तो ए नंबर का 2 हो गया, ए का 2 हो गया। ए का 2 हो गया, और कोई एक 2 और है, तो अभी फिर देखना पड़ेगा। ए का 2 पेप्सिन, यह अमाशय में पाई जाने वाली पाचन एंजाइम है। तो अब बी नंबर देखिए, यहां कौन सा आता है? मृषण पेशियों को सिकुड़ने में, ये नहीं, रक्त कह रहा है, रक्त एंजियोजेनेसिस को एंटियोजेनेसिस में बदलता है। वसा का जल अपघटन करता है, वसा का जल अपघटन करता है। ये देखिए, वसाओं का जल अपघटन का संबंध न तो ऑक्सीटोसिन से है न इससे है। ये प्रश्न में कुछ अच्छा देखिए, ये ऑक्सीटोसिन है, तो डी का 4, ये तो सही है। इसमें डी का 4, तो डी का 4 देखिए, डी का 4 है ये वाला, तो डी का 4 हो गया सही। सी में क्या दे रहा है? 2 नंबर। सी नंबर में रेनिन 2 नंबर, स्टार्च को पचाता है 2 नंबर। बी का 1 है, बी पेप्सिन है, इसको 1 रक्त में एंजियोसिस को एंजियोटोसिस में बदलता है। तो ये इसका उत्तर देखिए बहुत डीपली है, और इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। ये जो उत्तर इसका जो भी लिखा है वो बहुत डीपली जा रहा है, और डीपली जा रहा है। इस तरह से देखने पर ए का 3 होगा, टाइलिन, और 3 कह रहा है वसाओं को जल अपघटित करता है। इस तरीके से अगर टाइलिन की बात किया जाए तो टाइलिन नामक बजाय वसाओं से मतलब नहीं होता है। ये बहुत जेनरली इसका सिस्टम है। तो जेनरली सिस्टम में देखा जाए तो इस तरह से देखने पर ये विकल्प आपको डी नंबर का सही हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत अपवाद टाइप ये प्रश्न है। आईएएस का क्वेश्चन है, इसे अपवाद टाइप बहुत इसमें लगता है। ये इसमें सारी चीजों को असली सही नहीं करता है ये प्रश्न। अब इस तरह से असली सही की बात करना है तो हम आपसे बात कर ले रहे हैं इनके विषय में। टाइलिन जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, ये एंजाइम है, और यह मुखगुहा में पाई जाती हैं। ये पेप्सिन एंजाइम जो होती हैं अमाशय में होती हैं, और यह प्रोटीन का पाचन करती हैं, ये आप जान लीजिए। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करती हैं, ये भी अमाशय से संबंधित होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और यह जो ये पेशियों का सिकुड़न है इनको प्रेरित करता है। ये एक बिल्कुल सही है। ये इसमें थोड़ा सा ये इनको ये इस तरह से पूछना चाहिए कि सूची 1 और 2 में कौन सुमेलित नहीं है, इस तरह से उत्तर आना चाहिए इसका। कौन सुमेलित है, ये इस तरह से, अगर इस तरह से करता है तो इसका उत्तर डी नंबर होगा। इसका उत्तर डी नंबर होगा। कौन सुमेलित है, तो असली सुमेलित ये देख रहा है डी नंबर, ये डी नंबर होगा। इस तरह से है ये सवाल इसका। ये चारों के विषय में मैंने आपको बता दिया। 147 ही था बस। हाँ, 148 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन, लेटेक्स, यूरिएज, जाइमेज। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर, मैंने प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम पूछ रहा है। तो देखिए ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाती है, इस उत्तर नंबर 1 ए सही होगा आपका।
लेटेक्स दूध होता है जो मदार उदार में होता है। यूरिएज एंजाइम होती है जो यूरिया से संबंधित होती है, यूरिएज। और ये जाइमेज भी एंजाइम होती हैं। तो जाइमेज एंजाइम जो होती हैं इसका संबंध दूसरे है। जाइमेज एंजाइम का संबंध जो है ये ईस्ट वगैरह में काम करती है, एल्कोहल वगैरह जो होता है वो चेंज करने में। तो इसमें प्रोटीन से संबंधित जो पूछ रहा है वो पेप्सिन होगा। 149 नंबर है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911-12 में विटामिन का नाम और सिद्धांत दिया था। तो इसमें फंक का नाम है विटामिन से संबंधित। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका सवाल। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ये विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है। इनका संबंध कैसे है? ये विटामिन का संबंध किससे है? पेप्सिन, कैरोटीन है, केरोटीन, ये है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। एंजाइम है, एंजाइम का संबंध देखना है इसमें। हार्मोन का संबंध देखना है, प्रोटीन का संबंध देखना है। इसमें विटामिन कौन होगी? विटामिन ए, एंजाइम बी। पहले ये पकड़िए, पूरी पकड़िए। पहले विटामिन को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, एंजाइम पर आइए। बी नंबर, एंजाइम का संबंध किससे है? ये ए नंबर है, पेप्सिन से। तो बी का देखिए, बी का ए नंबर होगा, ए नंबर। फिर हार्मोन का संबंध 4 से है, सी से। तो सी का 4 देखिए, ये आ गया। बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया। डी का संबंध किससे है? प्रोटीन का संबंध 3 नंबर, केरोटीन से। ये केरोटीन से 3 नंबर हो गया। और ए का संबंध टो से हो गया, दू से, कैरोटीन से। समझ रहे हैं? ये विटामिन जो है, ये कैरोटीन, ये विटामिन ए का एक दूसरा नाम होता है कैरोटीन। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। एंजाइम है तो बी का हो जाएगा आपका 1, बी का 1। ये उत्तर आपका हो जाएगा इसमें बच्चे, ये बी नंबर सही हो जाएगा मैचिंग में। ये इस तरह से ये आपका सवाल है। तो इस तरह से बच्चे ये आपको 150 सवाल तो हो गया। और इसके बाद आगे जो है, आगे अगले क्लास में मैं आपको इससे संबंधित और बातें जो प्रश्न है उसको हम बताते हैं। इसी के साथ ये बच्चे अपना क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद।